Good morning to all. Myself Vijaypal, PGT History, G Triple S रोडाई रेवाड़ी, कक्षा 12वीं विषय इतिहास के अध्याय 15 संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत नामक अध्याय में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पाठ के उद्देश्य। प्यारे बच्चों, इस पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान के बनने की पृष्ठभूमि की जानकारी देना। दूसरा, संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियों की जानकारी देना। तीसरा, संविधान सभा के गठन की संरचना को जानना। अगला, संविधान की दृष्टि अर्थात विजन की जानकारी देना। और पांचवा, संविधान निर्माण को लेकर लोगों की इच्छा की जानकारी देना। पाठ के मुख्य बिंदु। प्यारे बच्चों, पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, भारतीय संविधान पृष्ठभूमि। दूसरा, उथल पुथल का दौर। तीसरा, संविधान सभा का गठन। चौथा, मुख्य आवाज़ें संविधान निर्माण के संदर्भ में। पांचवा, संविधान की दृष्टि अर्थात विजन। और छठा है संविधान निर्माण के संदर्भ में लोगों की इच्छा। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे पाठ का पहला बिंदु है जिसमें हमें संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि को समझना है। संविधान का अर्थ होता है नियमों का संग्रह और पृष्ठभूमि होता है उसके पीछे उसके बनने की कहानी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय यह एक बिखरा हुआ और विविधतापूर्ण देश था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानी पूर्वक बनाए गए संविधान की जरूरत थी। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों एवं समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। दूसरी ओर, इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध अर्थात लिखा है। इस दौरान संविधान सभा में इसके एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली हैं। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए हैं जिनमें 165 दिन बैठकों में गए हैं। इन 11 सत्रों या सेशनों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां इसके मसविदे अर्थात इसके मसौदे को सुधारने और संवारने का काम करती थी और इस प्रकार अंततः अपने 3 सालों की लंबी यात्रा पूरी करते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। उथल पुथल का दौर। डियर स्टूडेंट्स, इस भाग में हमें यह देखना है कि हमारे संविधान के बनने के समय देश की स्थिति और हालात किस प्रकार के थे। संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। एक ओर लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी तो दूसरी ओर भीषण मोहभंग भी था, क्योंकि देश आज़ाद होने के साथ साथ विभाजित भी हो गया था। हालांकि लोगों के दिलों में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की यादें अभी बिल्कुल ताज़ा थी। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा विदेशी सहायता से किया गया संघर्ष, इसी के साथ
रॉयल इंडियन नेवी का सिपाहियों का विद्रोह और मज़दूरों और किसानों के आंदोलन, ये सभी यादें लोगों के दिमाग में थी और लोग आज़ादी के सपने देख रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन सभी आंदोलनों का एक अहम पहलू था। लेकिन अब अर्थात 1946 के समय दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग लोगों के बीच धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में नाकाम होते जा रहे थे और अंततः अगस्त 1946 से कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर चलने वाला दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। बर्बर हिंसा का ये विभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ। इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों के लिए यह एक निर्मम चुनाव का क्षण था। उनके सामने एक तत्काल मौत या पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उजड़ जाने के बीच चुनाव करने का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे, मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुँचे और बीच रास्ते में ही मर गए। नए राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देसी रियासतों को लेकर थी। ब्रिटिश राज के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भाग ऐसे नवाबों और राजाओं के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। हालांकि फिर भी उनके पास काफ़ी आज़ादी थी और जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। एक प्रेक्षक ने कहा है कि कुछ राजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत के बीच अपनी स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूता कैसे रह सकता था। संविधान सभा का गठन। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे पाठ का अगला बिंदु है जिसमें हम संविधान सभा के गठन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार अर्थात 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के दिया गया वोट देने का अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945-46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे और इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। नई संविधान सभा में कांग्रेस काफ़ी प्रभावशाली थी क्योंकि प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई थी, लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से दूर ही रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेज़ों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त अर्थात स्वतंत्र होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे।
कई सदस्य निर्णायक मुद्दों पर उनके मत एक दूसरे से भिन्न रखते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे तो कुछ पक्के धर्मनिरपेक्ष। राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत करके समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया था। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से काफ़ी प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और उसकी जवाबी आलोचना से कई मुद्दों पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा प्रभाव पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। उदाहरण के लिए कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे तो धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे। वहीं दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के कई मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर भी बहस हुई थी। संविधान निर्माण के संदर्भ में मुख्य आवाज़ें। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे इस अध्याय का अगला बिंदु है जिसमें हमें संविधान सभा के मुख्य सदस्यों के विचारों के बारे में जानकारी हासिल करना है। संविधान सभा के 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण थी और इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू ने निर्णायक प्रस्ताव अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित प्रस्ताव भी पेश किया था। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा लें और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेवारी थी। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री डॉक्टर BR अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। हालांकि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के KM मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। इन दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पे महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी थी। इनमें से एक BN राव थे। वह भारत के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। वहीं दूसरी ओर SN मुखर्जी थे। उनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे।
अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेवारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। संविधान की दृष्टि अर्थात विजन। डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे पाठ का अगला बिंदु है जिसमें हमें देखना है कि हमारा संविधान किन विचारों और मूल्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों व जनजातीय क्षेत्रों और दमित अर्थात दबाए हुए व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया है जिनमें अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति शामिल है, जिनके विचारों से वे प्रभावित हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, हम केवल उन बातों को शामिल करेंगे जो भारतीय जनता और भारतीय ज़रूरत के हिसाब से सही होगी। संविधान निर्माण के संदर्भ में लोगों की इच्छा। डियर स्टूडेंट्स, इस बिंदु में हमें यह देखना है कि संविधान निर्माण के बारे में लोगों की इच्छाएं या भावनाएं किस प्रकार की थी। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का काला साया दिखाई देता था। उन्होंने सदस्यों और आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करें, क्योंकि अंग्रेज़ अभी भी भारत में ही थे और जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी पर उसे सारा काम वायसराय और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेज़ों की बनाई हुई है और वह अंग्रेज़ों की योजना को साकार करने का काम ही कर रही है। नेहरू ने स्वीकार किया कि ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक अलग प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके अर्थात संविधान सभा के गठन में काफ़ी हाथ था और उसने सभा के कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी, परंतु नेहरू ने कहा आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है, अर्थात आम भारतीय जनता से ही संविधान सभा को प्रेरणा या शक्ति मिल रही है। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्श
19वीं सदी से भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र व न्याय का, नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष भी था। हालांकि अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की बढ़ती मांगों को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक सुधार किए थे, लेकिन वे एक प्रकार से ब्रिटिश शासन के हितों को ही पूरा कर रहे थे और नेहरू अपने 13 दिसंबर 1946 के भाषण में जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। पाठ की दोहराई। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आइए पाठ की दोहराई करते हैं। अब तक हमने भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की है, संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियों को जाना है। तीसरा, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को समझा है। अगला, संविधान की दृष्टि अर्थात संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा की जानकारी प्राप्त की है। और पांचवा, संविधान निर्माण को लेकर लोगों की इच्छाओं या भावनाओं को जाना है। गृह कार्य या होमवर्क। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं की जानकारी लेने के पश्चात और पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिन्हें आपको इस वीडियो को समझ करके करना है। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, कैसे? दूसरा प्रश्न, संविधान सभा में होने वाले चर्चाओं पर जनमत का प्रभाव था, अपने विचार लिखिए। तीसरा प्रश्न, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को आप कैसे जान सकते हैं? और अंतिम प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर विश्व की महान क्रांतियों के विचारों का कितना प्रभाव आपको दिखाई देता है? डियर स्टूडेंट्स, पाठ के सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद और साथ ही पाठ की दोहराई करने के आधार पर उम्मीद है कि आपको ये सभी बिंदु क्लियर हो गए हैं और आप अच्छे से दिए हुए सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिए और दिए हुए प्रश्नों को करने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।